तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ थ्योरीज है वो आती हैं इवोल्यूशन की। उन थ्योरीज में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, और ह्यूमन जैसे नाम ही है ह्यूमन का इवोल्यूशन, तो ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बंदरों से बने, या चिंपैंजीज बोला तो कि हमारे एंसेस्टर जो है वो बंदर है, हम लोग सिमिलर हैं चिंपैंजीज के। तो वो चीज़ जो है वो किस में आती है, हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन में ही आती है। ठीक, वो सब हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, टॉपिक्स की बात करूँ तो एक तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन होता क्या है वो पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सी थ्योरीज हैं जो सपोर्ट करती है इवोल्यूशन को, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया है। कौन सी थ्योरीज है, एक हमें पढ़ना है लेमार्क्स की थ्योरी, लेमार्क्स थ्योरी है। और दूसरी हमें क्या पढ़नी है, यहाँ पे डार्विन्स की थ्योरी पढ़नी है। ये दोनों की थ्योरीज हमें एक तो इसमें लेनी है। तीसरा पार्ट हमें क्या करना है, हमारे ह्यूमन के जो भी एंसेस्टर्स थे उनके बारे में पढ़ना है, उनका जो टाइमलाइन है वो पढ़ना है, उनका कैरेक्टर पढ़ना है। ठीक है, वो कौन से एरिया या रीजन में पाए गए वो देखना है हमें। ठीक, इनमें इवोल्यूशन चेंजेस क्या थे वो देखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस पार्ट में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो शुरुआत करते हैं कि इवोल्यूशन है क्या, कि व्हाट इज इवोल्यूशन एक्चुअली में। ठीक, तो जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन, क्या है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की बात जब भी आती है तो वहां पे हम आते हैं कि इवोल्यूशन पहली चीज तो एक कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। क्योंकि अगर वो स्लो नहीं होता ना, देखो एज ह्यूमंस हमारी बॉडी में भी इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन क्या हमें पता चल रहा है, क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जस्ट कोई ऐसा चेंज देख पा रहे हैं जिसे हम इवोल्यूशन कह सके। नहीं देख पाते हैं। ठीक, क्यों ऐसा है, क्योंकि इवोल्यूशन एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, जो ओवर द ईयर्स जो भी चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमें हमें बहुत जरूरत नहीं है, वो बॉडी उनको गायब कर रही है या रख रही है। ये सब जो भी बातें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सब इवोल्यूशन के अंदर पढ़ी जाती है। लेकिन इवोल्यूशन कैसा है, ये हमेशा होने वाला प्रोसेस है। एक और बात जान ले, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में इवोल्यूशन देखा जा रहा है। प्लांट्स में भी देखते हैं हम, एनिमल्स में भी देखते हैं, सब में हम इवोल्यूशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, क्या करता है, कि पहली चीज तो है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो बॉडी होती है वो सिंपल फॉर्म्स से ही बनी हुई है। ठीक, तो हम लोग क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जितने हम हैं उतने बन पाए। ठीक, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में ही पढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर से प्रोसेस चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हम इस पूरे को मिला के कर सकते हैं कि इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, which transform simple to complex life emerged from simple forms complex lives over millions of years। तो ये बहुत सारे सालों से चलता चला आ रहा है। थ्योरीज की बात करें अगर, तो कौन कौन सी थ्योरीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। थ्योरी की बात करें तो पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं किसकी, लैमार्क की थ्योरी। लेमार्क की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी दी किसने थी, लेमार्क की थ्योरी जो थी वो हमें जीन बैप्टिस्टे दी लेमार्क ने ही दी थी। कौन थे, जीन बैप्टिस्टे डी
लेमार्क, ये लेमार्क की थ्योरी थी। अब लेमार्क की थ्योरी में क्या था, इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया था। इनका कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि हम जैसे जैसे रह रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उन चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर करती है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस देख रहे हैं, उन चेंजेस की वजह से उनकी फिजिकल बॉडी में जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हम जो एक्वायर कर रहे हैं चीज़ें, और ये क्या हो रहा है, हमारी अगली टू अगली जनरेशन में स्लोली स्लोली देखने को मिल रहा होता है, हमारे ऑफस्प्रिंग में देख को मिल रहा होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दूसरी थ्योरी क्या थी, दूसरी थ्योरी जो है वो थी डार्विन की थ्योरी। दूसरी थ्योरी किसकी थी, डार्विन की थ्योरी थी। डार्विन की थ्योरी किसने दी थी, डार्विन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने दी थी थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने डार्विन्स थ्योरी दी थी और इन्होंने इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो नेचर होता है वो नेचुरली सिलेक्ट करता है चीज़ों को, जो भी फिट होगा इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, जो भी एक टर्म होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी फिट करेगा इस इन्वायरमेंट में, इस नेचर में रहने के लिए, हमारा जो नेचर है उसी को रहने के कैपेबल मानेगा और रखेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, कोविड आया था। कोविड को माना जाता है कि ये वही एक इवोल्यूशन में से होने का एक टाइम है, क्योंकि जो इस एनवायरनमेंट में जो ऐसे नेचर की इम्यूनिटी अच्छी थी, जो इसमें सर्वाइव कर पाया वो रह पाया, जो नहीं सर्वाइव कर पाया वो नहीं रह पाया। तो क्या है सर्वाइवल का, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हुई, जो इस एनवायरनमेंट पे इस नेचर में अडेप्ट कर पाया वो रह पाया, जो नहीं सर्वाइव कर पाया, जो नहीं फिट हो पाया वो नहीं बचा। तो ये एक थ्योरी है, मतलब कि जो कंपैरिजन वाइज अगर हम देखें तो ऐसा होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन इसमें बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी एक चीज बोली जाती है, ये चीज है। अब हम डिटेल में एक एक करके थ्योरी को उठाएं। हमारी जो थ्योरी है वो क्या है, लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क की जो थ्योरी थी, मतलब वैसे तो मैंने एक एक करके थ्योरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे लेमार्क की थ्योरी ने, लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया। ठीक, तो लेमार्क ने इसमें पहली चीज़ तो किस चीज़ से रिलेटेड बातें बोली थी, लेमार्क ने फॉसिल से रिलेटेड बात, मतलब उन्होंने क्या किया था, फॉसिल्स को ऑब्जर्व किया था, और ऑब्जर्व करके उन्होंने इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करके हमें बातें बताई थी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी एक्वायर्ड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो एक्वायर्ड चेंजेस आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारी बॉडी को उन पार्ट से ऑर्गन्स की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर बॉडी को उन पार्ट से ऑर्गन्स की ज़रूरत है तब तो ठीक है, अगर उन पार्ट से ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिसयूज्ड ऑर्गन्स है, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, उनको एलिमिनेट कर दे रही है कहीं ना कहीं। इस पे बेस्ड चीज़ें हुई, और यही जो चीज़ें हैं ये आगे कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस के फॉर्म में बढ़ती चली गई। इन्हीं को हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक, तो लेमार्क ने ड्यूज और डिसयूज में करके एक एग्जाम्पल दिया था, किसका, जिराफ का। जिराफ के एग्जाम्पल में उन्होंने ये बोला था कि जिराफ जो था वो पहले ज़मीन की ग्रासेस खाया करता था, तो उसकी गर्दन जो थी वो छोटी हुआ करती थी। बट बाय द टाइम जैसे जैसे जिराफ जो है मतलब वो क्योंकि ग्रेज करता था, तो ज़मीन की ग्रासेस ख़त्म होने लगी, तो वो गर्दन उचका के जो पेड़ हैं उनके पत्तियों को खाना शुरू किया। ठीक, तो पेड़ की पत्तियों को जब वो खाना शुरू किया, तब क्या हुआ कि धीरे धीरे नीचे की ख़त्म होने लगी, तब वो ऊपर की तरफ फिर के ऊपर की खानी शुरू करने लगा। तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि उसे ज़रूरत थी, क्योंकि उसे फूड चाहिए था, तो बाय द टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, इनहेरिटेंस में ये चीज़ इनकॉपरेट हो गई, और जो भी जिराफ्स थे उनकी नेक क्या होने लगी, लंबी होने लगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, साथ में जो फोर लिम्स होते हैं उसके,
वो भी क्या होने लगे, लंबे होने लगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी उस चीज़ में, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था लेमार्क ने। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स जैसे कि मैं बता रही थी, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने जिराफ का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जिराफ के एग्जाम्पल में मैंने बोला कि क्योंकि उसे ज़रूरत थी तो उसकी लॉन्ग नेक हुई, 4 लिम्स लंबे हुए। साथ ही साथ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, डिसयूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करूँ तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, विजडम टूथ आता है, पिन्ना आता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है। विजडम टूथ का केस ये है कि जो विजडम टूथ है, हमें पता है उसको अकल का दाढ़ भी बोला जाता है, लेकिन जो अकल के दांत होते हैं उनका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो वो एज में बहुत बाद में भी निकलते हैं, नॉर्मली लोगों में एज में बाद में निकलते हैं, और वो पेन भी करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लोग उसे नॉर्मली निकलवा देते हैं क्योंकि फंक्शनली अभी हमारी बॉडी में विजडम टूथ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम उसे एलिमिनेट करे रखें, हमें कोई मतलब नहीं। पिन्ना, पिन्ना मतलब जो ईयर में बाहर होता है उसको हम पिन्ना कहते हैं। पिन्ना एज ह्यूमंस हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। पहले हुआ करती थी तो हम लोग उसकी ज़रूरत थी, बट धीरे धीरे जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो अब क्या है, वो बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, पिन्ना जो है वो क्या होने लगेगा, हटने लगेगा। तीसरा आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी मानते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारे इंटेस्टाइन होता है उसके कोने आतर में छोटा सा प्रेजेंट होता है। और ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसका केस ये होता है कि यहाँ पे हम लोग का जो एक्चुअल जो काम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, वो ये होता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम होता है। लेकिन जो सेलुलोज का डाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में तो सेलुलोज का डाइजेशन होता नहीं है, या एब्जॉर्प्शन या बाकी चीज़ जो भी होती है वो होता नहीं है, इससे रिलेटेड चीज़ें। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा चीज़ है कि इस वजह से अगर वो बॉडी से निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में एक बीमारी कभी कभी हो सकती है, अपेंडिक्साइटिस, जो इन्फ्लेमेशन होता है अपेंडिक्स का। तो वो चीज़ के लिए हम लोग कभी कभी ऑर्गन्स एलिमिनेट भी निकाल भी देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्दर दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़े तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया था लेमार्क ने, वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था। जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रही थी, कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंज आता है डिपेंडिंग ऑन यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, या जो भी चीज़ें उसे अडाप्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है रिलेटेड आती हैं, वो अगर उसके सेक्स क्रोमोसोम्स में हो रही हैं तो वो आगे की जनरेशन में बढ़ेगी, पास ऑन होगी टू उसके ऑफस्प्रिंग। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इनहेरिटेंस हो के आगे के सारे में ट्रांसफर होती चली जाएगी। फॉर जैसे कि हमने किस में देखा था, जिराफ में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डार्विन की थ्योरी पर। डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म भी कहा जाता है, और डार्विन की थ्योरी को हम एवोल्यूशन के इक्वल नहीं मानते हैं। डार्विन ने उससे बेस्ड, उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि एवोल्यूशन की वजह से हो, बट उन्होंने 100% नहीं कहा था कि एवोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी डार्विन उसके केस में, लेकिन उन्होंने बस उनका इसका एक बोला था, उससे रिलेटेड अपने जो फैक्ट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, ऑब्जर्व फैक्ट्स थे, उससे रिलेटेड चीज़ें बोली थी। कौन कौन से फैक्ट्स ऑब्जर्व किए थे उन्होंने, एक तो था ओवर प्रोडक्शन। उनका कहना ये था कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्चुअली में ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्योंकि सारे के सारे सर्वाइव नहीं करते हैं, इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती। सारे के सारे अगर सर्वाइव कर जाएं तो दिक्कत होगी। पैरामीशियम हो गया, ओएस्टर हो गया, एलिफेंट हो गया। पैरामीशियम जो है वो 48 आवर्स में 3 टाइम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। ओएस्टर जो है वो 60 से 80 मिलियन एक बार में एग्स प्रोड्यूस करता है। एलिफेंट जो है वो एक लाइफ में 6 एलिफेंट्स को प्रोड्यूस करता है। अगर वो 90 ईयर्स जी रहा है तो हम टोटल 750 ईयर्स की बात करें तो लगभग 19 मिलियन एलिफेंट्स। तो कायदे से देखा जाए तो पूरी अर्थ तो इन्हीं से भरती रह चलेगी। हमने तो सिर्फ 3 ऑर्गेनिज्म की बात की हुई है। तो होता ये है कि सब तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेट कंडीशंस, कंपटीशन, शेल्टर, प्रे, प्रीडेटर, ये सब चीज़ों की वजह से सब सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या दिक्कत होती है, इसी वजह से ये जो ओवर प्रोडक्शन है वो इतना भारी भी नहीं बन पा रहा है हमारे लिए। और उन्होंने क्या चीज़ देखी, उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की थी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है क्योंकि हमारे अराउंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ से, खाने से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, शेल्टर जैसे कि हो गया। दो, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज़ के विद इन
ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ही तो है कि उन्हें क्या करना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए, अपने रहने खाने रिप्रोडक्शन सब चीज़ के लिए क्या करना पड़ रहा है, कंपटीशन करना पड़ रहा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई करने पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक, तो जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन पर इफेक्ट पड़ रही है। ये जो क्लाइमेट है हम सब देख रहे हैं, हमारे आसपास कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे धूप निकल रही है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और जिन महीनों में बारिश होनी चाहिए उनमें नहीं हो रही है, जिनमें नहीं होनी चाहिए उनमें हो रही है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें ओवरऑल स्ट्रगल ही तो है। अगर कोई अडाप्ट कर गया तो आगे बढ़ गया, नहीं अडाप्ट कर पाया तो वो वहीं पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था, नेक्स्ट उन्होंने वेरिएशन के बारे में बताया था। वेरिएशन से रिलेटेड उनका ये कहना था कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स में कोई भी चेंज अगर होगा तो वो आगे इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी चेंज होता है तो वो आगे इनहेरिट किया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड चेंजेस आगे इनहेरिट करते हैं, ऑफस्प्रिंग में जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। ये वेरिएशंस कहीं ना कहीं हर चीज़ से रिस्पेक्ट में होते हैं, चाहे क्लाइमेटिक चेंज हो, चाहे बाकी कोई भी जनरेशनल चेंज हो, वेरिएशनल चेंज हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी हो, चीज़ें हो, सबके सब क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड ही चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का कहना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब अगर जो भी हमारा नेचर इन्वायरमेंट है उसमें आप सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो, अगर वो इन्वायरमेंट में आप रह पा रहे हो, अडेप्ट कर पा रहे हो, तो मतलब है नेचर आपको सिलेक्ट कर रहा है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर आपको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए सिलेक्ट कर रहा है। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्पीसिएशन। क्या कहते हैं, स्पीसिएशन। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक, तो ओरिजिन of new species by gradual modification is called speciation। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीसिएशन कहते हैं। तो ये हमारा स्पीसिएशन हो गया। बाकी उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल को बताया, जैसे वहाँ पे लेमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे उन्होंने अपनी बात के लिए मॉथ का एग्जाम्पल दिया। मॉथ जो है उसको बिस्टन बिटुलेरिया कहते हैं, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मॉथ 2 टाइप के होते हैं, जिसके डार्क विंग होते हैं और एक जिसके लाइट विंग होते हैं। जो डार्क विंग वाला है मॉथ है और लाइट विंग वाला, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एक ही ट्रंक पे लाइट वाले और डार्क वाले अगर रहते थे तो जो बर्ड होती थी वो आके डार्क वाले को खा लेती थी, लाइट वाले को क्यों नहीं खा पाती थी, क्योंकि वो ट्रंक के साथ कैमोफ्लेज या मिक्स हो जाते थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, स्मोक और ये सारी चीज़ें निकलती थी, कोल निकलता था, जिसकी वजह से वो ब्लैक डिपॉजिट हो गया ट्रंक्स पे। उसके बाद क्या होने लगा, तो वो जो ब्लैक डिपॉजिट्स होते थे उनमें डार्क वाले तो कैमोफ्लेज कर पाए, मतलब सर्वाइव कर पाए। जो लाइट विंग्ड थे वो क्या हो गए, उनको पिक करके कौन खाने लगा, जो हमारे बर्ड्स थी वो उनको खाने लगे। तो ये क्या है, नेचर में जो भी चेंजेस हमें देखने को मिले, जो भी चेंजेस हुए, अगर आज ऑर्गेनिजम्स हम उन्हें सर्वाइव कर पा रहे हैं तो हम रह पा रहे हैं, नहीं सर्वाइव कर पा रहे तो हम नहीं रह पा रहे। कोविड को भी हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, जो भी चेंजेस हुए, जो लोग की इम्यूनिटी अच्छी थी, जो लोग उस टाइम उसको सर्वाइव कर पाए वो रह पाए, जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो नहीं रह पाए। तो नेचुरल सिलेक्शन भी उसका एग्जाम्पल होता है। लेमार्क और डार्विन की जो थ्योरी थी उनका डिफरेंस की बात करें, लेमार्क की थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं और डार्विन की थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। लेमार्क ने यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के बारे में बात की, डार्विन ने वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसकी बात की। लेमार्क जो थे उन्होंने बोला कि जो भी नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही है वो इनहेरिटेंस की वजह से बन पा रही है, और डार्विन ने कहा जो भी नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही है वो वेरिएशन की वजह से इवॉल्व हो पा रही है। तो ये डिफरेंसेस या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगी, ह्यूमन इवोल्यूशन और उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रॉपर डिटेल में बोलूँगी। ठीक, किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो, न्यू चीज़ या कोई चैप्टर जो प्रेफरेबली पहले पढ़ना हो, तो मुझे नीचे कमेंट में बता दो। थैंक यू।